Good morning, good evening, good afternoon, whenever you are watching this video। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपका अपना ईश्वर सर और आज हम पढ़ने वाले हैं 9th क्लास का चैप्टर नंबर 1 जो कि केमिस्ट्री का है। हमारे चैप्टर का नाम है इज़ मैटर अराउंड अस प्योर। क्या जो हमारे चारों तरफ मैटर है वो प्योर होता है? सवाल है। मतलब इस चैप्टर के अंदर हम ऐसी ही चीज़ों की इंफॉर्मेशन समझने की कोशिश करेंगे और मैटर क्या होता है वो जानना बहुत ज़रूरी है, प्योर का क्या मतलब होता है वो जानना बहुत ज़रूरी है। और इज का मतलब हमारे लिए क्वेश्चन दे दिया कि जितना भी मैटर है, हिंदी में मैटर को हम बोलते हैं पदार्थ, अराउंड मतलब के चारों और, अस मतलब हमारे, एंड प्योर का मतलब होता है बिल्कुल जिसमें कोई भी चीज़ मिली हुई ना हो, यानी कि पूरी तरीके से खालिस साफ। चैप्टर की जो हेडिंग है वो अपने आप में बहुत कुछ बताती है। ये हमें बताती है कि इस चैप्टर के अंदर हम मैटर की प्रॉपर्टी सीखने वाले हैं और किस मैटर को, किन चीज़ों को हम प्योर मानते हैं और क्या वो केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग भी प्योर होती है। ऑलराइट, और ये प्योर जो टर्म है ये केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग क्या होती है। एक लेमन लैंग्वेज में अगर मैं आपको कहूँ कि ये प्योर देसी घी है, हमने अपनी भैंस पाली है, उससे निकाला जो दूध है, उससे जो घी तैयार हुआ वही प्योर है हमारे लिए। लेकिन रिमेंबर, ये कहने के लिए ठीक है कि हमने उसमें कुछ मिक्स नहीं किया और वो पूरी तरीके से प्योर है, बट अकॉर्डिंग टू केमिस्ट्री या एक केमिस्ट के लैंग्वेज में वो जो घी है आपका वो प्योर नहीं है बल्कि वो एक मिक्सचर है। एंड दीज आर सम ऑफ द क्वेश्चंस जो कि आपको इस चैप्टर को समझने के बाद बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। आपको समझ में आ जाएगा कि हम जिस चीज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है, वो है क्या चीज़ और किस तरीके से, ठीक है, हम इस चैप्टर की एक कंसेप्चुअल सेंस समझ पाएंगे। काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, काफ़ी मज़ेदार है। अगला चैप्टर भी मैटर से ही जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो अगर ये फर्स्ट चैप्टर आपके दिमाग में एक जगह बनाता है, आपका कंसेप्ट क्लियर कर देता है, तो आप बहुत फॉर्चुनेट हो, क्योंकि फिर उसके बाद अगले चैप्टर में या केमिस्ट्री 9th में जो भी केमिस्ट्री है उसके अंदर बहुत सारा बेस आपका फंडामेंटल जो है वो क्लियर हो जाएगा और आपको कन्फ्यूजन नहीं देखने को मिलेगा। सो लेट्स कंटिन्यू, शुरू करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं इस चैप्टर के फंडामेंटल्स को। ओके, तो इसमें हमारा जो सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूँ वो इंट्रोडक्शन, जो कि मैंने थोड़ा बहुत दिया अभी और बताएंगे। देन व्हाट इज़ अ मिक्सचर, मिक्सचर क्या होता है। ऑलराइट, व्हाट इज़ अ सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन क्या होता है। सेपरेटिंग कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर, अगर हम एक मिक्सचर दे रखा है तो उस मिक्सचर में से हम उसके कंपोनेंट को कि वो कितनी चीज़ों से मिलके वो मिक्सचर था उसको कैसे अलग करते हैं। फिजिकल और केमिकल चेंजेस के बारे में हम पढ़ेंगे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट इज व्हाट आर द टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंसेस, की कौन से होते हैं प्योर सब्सटेंसेस। और आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ कि आप सरप्राइज हो जाओगे कि जिन चीज़ों को हम प्योर मानते हैं वो असल में प्योर नहीं है बल्कि वो मिक्सचर होते हैं, और जो प्योर सब्सटेंसेस होते हैं वो बिल्कुल एंटायरली एक डिफरेंट स्ट्रेटजी होती है, बिल्कुल एक अलग क्राइटेरिया उसका आपको समझना पड़ेगा। तो आगे बढ़ते हैं, लेट्स कंटिन्यू, ठीक है। सो ये सारे टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। जैसे सबसे ऊपर लिखा है, वी कंज्यूम अ लॉट ऑफ प्रोडक्ट इन आवर डे टू डे लाइफ। हम अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ों का यूज करते हैं, उन्हें खाते हैं, इस्तेमाल करते हैं। एंड दीज इंक्लूड मिल्क, आप लोग दूध पीते हैं, नेचुरल है, ठीक है, घी खाते हैं, वाटर, ग्रेन्स, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो डेली हमारे लाइफ में किसी न किसी रूप में हम उन्हें कंज्यूम करते हैं। सो अगली लाइन में आप देखिए, हाउ डू वी कंक्लूड दैट द प्रोडक्ट दैट वी यूज इज प्योर। अब ये बात आप कैसे कंक्लूड करोगे, कैसे साबित करोगे कि जो प्रोडक्ट आप खा रहे हो वो प्योर है। ओके, तो आपको लगेगा कि हो सकता है आपने किसी ट्रस्टेड दुकान से लिए हैं या फिर आपने खुद के ये चीज़ें अपने घर पे बनाई है तो वो प्योर है। बट मैं फिर से बता रहा हूँ, हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं और केमिस्ट्री के अंदर एक आम आदमी के लिए जो चीज़ प्योर होती है वो केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग केमिकल नेचर के बेस पे समझी जाती है कि वो कितने प्योर पार्टिकल से मिलके बनी है, मतलब किस टाइप के एटम्स या मॉलिक्यूल्स या आयंस या पार्टिकल से मिलके वो बनी है। सो नेक्स्ट लाइन देखिए, इन कॉमन लैंग्वेज प्योर मीन्स नो एडल्ट्रेशन। एक आम लैंग्वेज में, एक आम भाषा में हम कहते हैं कि प्योर का मतलब होता है जिसमें कोई एडल्ट्रेशन ना हो। एडल्ट्रेशन का मतलब
मिलावट ना हो, जिसमें कोई मिलावट ना हो। इन टर्म्स ऑफ साइंस प्योर हैज़ अ डिफरेंट मीनिंग। और साइंस के टर्म में अगर हम साइंस के हिसाब से किसी चीज़ को प्योर या इम्प्योर मान रहे हैं तो वो एक अलग मीनिंग के साथ, एक अलग तरीके के साथ, साइंटिफिक टेम्परमेंट के साथ, साइंटिफिक क्लूज या उसके जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उनके बेसिस पे समझना पड़ता है। नेक्स्ट टाइम में देखिए, दीज प्रोडक्ट्स आर मिक्सचर ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स एंड हेंस इन टर्म्स ऑफ साइंस दीज आर नॉट प्योर। तो अब ये कह रहे हैं कि ये जितने भी प्रोडक्ट हम बात कर रहे थे, ठीक है, आर मिक्सचर ऑफ डिफरेंट कंपाउंड, ये अलग अलग कंपाउंड के मिक्सचर है। जैसे अगर मैं मिल्क की एग्जाम्पल आपके लिए लूँ तो मिल्क जो है प्योर हो सकता है कि आपने उसे प्योरली अपने घर में अपने भैंस या गाय पाली और उसमें से आप सिंपली उसे निकाल रहे हो और आप कोई पानी उसमें मिक्स नहीं कर रहे हो तो प्योर है। बट केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग वो प्योर नहीं है, बिकॉज वो एक मिक्सचर है जिसमें मिल्क, लैक्टोज के पार्टिकल्स और वाटर का कॉम्बिनेशन है वो, ठीक है। हेंस इन टर्म्स ऑफ साइंस वी कैन से कि सो मेनी थिंग्स ओवर देयर जो आपके लिए रूटीन में प्योर मानी जाती है, हो सकती है वो केमिस्ट्री की लैंग्वेज में या केमिस्ट्री के सेंस में प्योर नहीं है। अब आपके दिमाग में कुछ क्वेश्चंस आ रहे होंगे कि अच्छा ऐसा भी होता है। बिल्कुल ऐसा ही होता है और इसीलिए ये चैप्टर आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाएगा, बिकॉज ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे बहुत क्लियरली समझ में आएगी। और समझाने के लिए मैं बैठा हूँ, मैं आपको हर एक चीज़ के बारे में ढंग से समझाने की कोशिश करूँगा। कि व्हेन ए साइंटिस्ट सेज दैट समथिंग इज प्योर, जब कोई साइंटिस्ट ये कहता है कि कोई चीज़ प्योर है, इट मीन्स दैट ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ दैट सब्सटेंस आर सेम इन देयर केमिकल नेचर। इसका मतलब होता है कि जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है जिससे मिलकर वो सब्सटेंस बन रहा है, जिसके बारे में कोई केमिस्ट कह रहा है या साइंटिस्ट कह रहा है कि वो प्योर है, उनका केमिकल नेचर सेम है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपसे कहूँ कि ये प्योर गोल्ड है तो इसका मतलब है, और वो बात किसी साइंटिस्ट ने या केमिस्ट ने कही है, तो इसका मतलब है कि वो पूरे का पूरा गोल्ड के ही एटम से मिलकर बना हुआ है, उसमें कोई मिक्सिंग नहीं, उसमें कोई कॉपर या सिल्वर मिक्स नहीं किया गया है। सो इसमें लास्ट पॉइंट में जो लिखा है वो लिखा हुआ है अ प्योर सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल। अब ये पार्टिकल्स क्या चीज होती है? पार्टिकल्स को समझने के लिए आपको एलिमेंट्स और कंपाउंड की नॉलेज होनी चाहिए। एलिमेंट्स क्या होते हैं? एलिमेंट्स आर द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ ए सब्सटेंस विच आर मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम्स। ध्यान से सुनना। And what are compounds? Compounds are also the purest form of substance which are made of same type of molecules. अब ये एलिमेंट्स क्या है, कंपाउंड्स क्या है, ठीक है, ये एक नई चीज़ आ गई ना। ये एक लेमैन लैंग्वेज में, ये एक आम आदमी को नहीं पता होता है एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बारे में, वो तो सिर्फ जानते चीज़ों से मिलके बना है। बात समझ में आ रही है? तो ये बात आपको मैं सिखाने वाला हूँ कि किस तरीके से आपको डिफ्रेंसिएशन समझ पाओगे। मेरी बात क्लियर हो रही है सभी को? सो अब देखते हैं आगे। What is a mixture? सबसे पहला हमारा क्वेश्चन यही था, इंट्रोडक्शन हमारा हो गया। अब सवाल दूसरा जो हमारा कंसेप्ट है, जो सिलेबस का सेकंड पार्ट है, वो व्हाट इज ए मिक्सचर। सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन बनता है। तो मिक्सचर्स आर कॉन्स्टिट्यूटेड बाय मोर देन वन काइंड ऑफ प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। यानी कि जो मिक्सचर है वो एक से ज़्यादा 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 10, 100 कुछ भी हो सकता है, बट मोर देन वन पार्टिकल्स उसमें मिक्स होते हैं डिफरेंट टाइप के। कॉन्स्टिट्यूएंट्स का मतलब होता है पार्टिकल्स, ठीक है। सो अब वो पार्टिकल जो होते हैं वो अपने आप में प्योर होते हैं, बट अगर एक गोल्ड का पार्टिकल है, दूसरा कॉपर का है, तीसरा आयरन का है, तो वो अपने लिए तो प्योर है, लेकिन जब उनको मिक्स कर देंगे तो एक दूसरे के साथ मिलने के बाद वो प्योर नहीं है, वो अलग अलग है। एंड ऐसे किसी भी कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं? मिक्सचर बोलते हैं, जिसका केमिकल फॉर्मूला नहीं बन सकता, जिसका केमिकल रिएक्शन नहीं देखा जा सकता है, जो मिलाने के बाद किसी नई प्रॉपर्टी के साथ नहीं होता है बल्कि आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसे हम सिंपल टर्म में मिक्सचर कहते हैं, ठीक है। सो मिक्सचर्स आर कॉन्स्टिट्यूटेड बाय मोर देन वन काइंड ऑफ प्योर फॉर्म ऑफ मैटर नोन एज सब्सटेंस। तो वो जो मैटर का वो फॉर्म हम कहते हैं उसे सब्सटेंस कहते हैं, यानी कि चीजें कहते हैं, सामान कहते हैं। अ सब्सटेंस कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू अदर काइंड ऑफ मैटर बाय एन फिजिकल प्रोसेस। कोई भी सब्सटेंस हम किसी दूसरे रूप में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं फिजिकल मेथड से। फिजिकल तरीके से जो है वो जो सब्सटेंस है वो एज इट इज रहता है और उसकी प्रॉपर्टी भी वही रहती है, वो बदलती नहीं है जब तक कि उसमें कोई केमिकल चेंज ना हो। तो केमिकल चेंज क्या होते हैं, फिजिकल चेंज क्या होते हैं, ये 7th और 8th के अंदर ये सारे टॉपिक, ठीक है, पढ़ाए जाते हैं, पढ़ाए गए होंगे आपको, और आपको पता भी होने चाहिए। बिकॉज आपको पता है कि जब हम ABCD सीखते हैं तभी हम छोटी छोटी स्पेलिंग को समझ पाते हैं या लिख पाते हैं, फिर उन्हीं से हम बड़ी चीज़ों को सीखते हैं। तो यहाँ पे भी हर एक सब्जेक्ट का अपना एक अल्फ़ाबेट ऑर्डर होता है, ग्रामर होता है। तो यहाँ पे केमिस्ट्री का ग्रामर जो है वो केमिकल फॉर्मूले हैं, सिंबल है, एलिमेंट है, कंपाउंड है, पार्टिकल्स एंड ऑल दैट, और ये सब चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। एग्जाम्पल, इसमें एग्जाम्पल में बोल रहे सोडियम क्लोराइड व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर
कैन बी सेपरेटेड बैक बाय एवेपोरेशन। अगर सोडियम क्लोराइड जो कि खाने का नमक आपके घरों में जो सब्जी में दाल में डलता है नमक, उसी को हम केमिस्ट्री की लैंग्वेज में बोलते हैं सोडियम क्लोराइड, NaCl उसका केमिकल फॉर्मूला है। तो उसको अगर हम वाटर में डिसॉल्व कर दें और फिर आपसे कोई कहे कि अब इसे अलग करो, नमक को पानी में से अलग करो, तो आप क्या करते हो? आप सिंपल तरीके से एवेपोरेशन टेक्निक का यूज करते हो। एवेपोरेशन क्या होता है? हीट करके किसी भी मिक्सचर में से पानी को भाप बना के उड़ा देना, वाटर एवेपोरेट हो जाएगा और जो बचेगा वो आपका सोडियम क्लोराइड होगा, नमक होगा। बट सोडियम क्लोराइड हियर इज ए सब्सटेंस। सोडियम क्लोराइड अपने आप में एक सब्सटेंस है, मैंने कहा इसका केमिकल नेम है, केमिकल फॉर्मूला है NaCl। तो इसका मतलब ये एक केमिकल कंपाउंड है एंड कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट बाय फिजिकल प्रोसेस। तो अगर ये कहता है कोई कि सोडियम क्लोराइड को अलग करो तो नहीं किया जा सकता, बिकॉज वो एक केमिकल कंपाउंड है। बट हाँ, अगर मैंने सोडियम क्लोराइड को पानी में डाला और फिर उसके बाद हीट करके पानी को भाप बन के उड़ा दिया तो मुझे सोडियम क्लोराइड वापस मिलेगा। ऐसे ही अगर आपने शुगर को वाटर में डिसॉल्व किया और आपसे कहा जाता है कि अब ये जो सॉल्यूशन आपको मिल रहा है शुगर और वाटर का, इसको अलग कीजिए, इसमें से पानी अलग करो और शुगर अलग करो, वो तो घुली हुई है, आपको दिखाई नहीं देगी, तो आपको कंफ्यूजन हो सकता है। बट बड़ा सिंपल तरीका है एवेपोरेशन, मतलब वी हैव टू हीट करके भाप बन के जो वाटर है वो निकल जाएगा और जो बचेगा वो आपके पास शुगर बचेगा। फाइनली बात समझ में आ गया। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है मिक्सचर कंटेन मोर देन। अब जो मिक्सचर होते हैं वो क्या होते हैं? ये वो आप कह सकते हो कॉम्बिनेशन होते हैं जिसमें एक से ज्यादा सब्सटेंसेस होते हैं डिफरेंट टाइप के, और वो अपने खुद के फॉर्म में ही होते हैं। वो रिएक्शन करके मिक्सअप करके कोई नई चीज नहीं बनाते, बल्कि वो खुद की आइडेंटिटी के साथ वहां पे एज इट इज रहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपके पास नेक्स्ट लाइन में आ जाए, नीचे हेडिंग है हमारी टाइप्स ऑफ मिक्सचर। आप अपनी स्क्रीन पे देखते रहोगे और मेरी आवाज को सुनते रहोगे, तभी आपका फोकस और मैं क्या बात कर रहा हूं वो समझ में आएगा। अदरवाइज अगर आप देख कहीं रहे हो, सुन कहीं रहे हो, तो शायद आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, आप समझ नहीं पाओगे। आपको फोकस करना पड़ेगा। फोकस क्या है कि आपकी आंखों का फोकस आपकी स्क्रीन पे होना चाहिए जहां पे ये वीडियो चल रहा है, और आपके कान और दिमाग का जो फोकस है वो मेरी वॉइस पे होना चाहिए जहां पे आप सुन रहे हो। तो जो मैं पढ़ रहा हूं उसको ट्रांसलेट कर रहा हूं, एक्सप्लेन कर रहा हूं, सो दैट आप उसे समझ सको और उसके बाद आप खुद उसे उसी तरीके से तैयार कर पाओ, याद रख पाओ। तो टाइप्स ऑफ मिक्सचर के बारे में बता रहा था। डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द कंपोनेंट्स दैट फॉर्म ए मिक्सचर वी कैन हैव डिफरेंट टाइप ऑफ मिक्सचर। हमारे पास कई तरीके के मिक्सचर हो सकते हैं, अलग अलग टाइप के मिक्सचर जो है वी कैन हैव, ऑलराइट। जैसे कि सॉल्यूशन, कोलॉइड्स, सस्पेंशन। तो ये 3 टाइप के सॉल्यूशन, या कह लीजिए सॉल्यूशन तो नहीं कहेंगे एग्जैक्टली, इनको मिक्सचर्स कहेंगे। ये 3 टाइप के मिक्सचर्स हमें पढ़ने हैं, और ये मिक्सचर क्या होते हैं, इनकी क्या पॉसिबल डेफिनेशन होती है, इनमें क्या डिफरेंसेस होते हैं, ठीक है, इनके अंदर क्या चीजें और है जिनको हमें समझना पड़ेगा, वो सारी चीजें हम इसी के फॉर्म में समझने की कोशिश करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, आपको याद होगा हमने स्टार्टिंग में कुछ पॉइंट्स डिसाइड किए कि फर्स्ट ऑफ ऑल आई जस्ट गिव यू द इंट्रोडक्शन अबाउट दिस चैप्टर, फिर उसके बाद व्हाट आर मिक्सचर्स, और अगला क्वेश्चन हमारा था व्हाट इज अ सॉल्यूशन। तो अभी मैंने टाइप्स ऑफ मिक्सचर की बात की आपसे। 3 टाइप के मिक्सचर्स हमें पढ़ने हैं, सॉल्यूशन, कॉलॉइड और सस्पेंशन। इसमें सबसे पहले सॉल्यूशन की बात करेंगे। तो अगर एक डेफिनेशन आपको बतानी हो तो क्या हो सकती है? अ सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंस। अब देखो सॉल्यूशन क्या है, होमोजीनियस क्या है, ठीक है, सब्सटेंसेस क्या, ये 3 ऐसी टर्म आपको इस लाइन में देखने को मिल रही है जिनका मीनिंग क्लियर होना बहुत जरूरी है। तो सॉल्यूशन एक तरीके का मिक्सचर है, लेकिन जो ये मिक्सचर है इसका नेचर कैसा है, ये होमोजीनियस है। होमो का मतलब होता है सेम, और जीनियस का मतलब होता है पार्टिकल या नेचर। जिसका नेचर हर जगह पे सेम हो उसको होमोजीनियस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने एक शुगर का स्पून लिया और उसको पानी में डिसॉल्व कर दिया, तो अब आपने क्या उसके बाद क्या होगा? क्या आपको शुगर के पार्टिकल डिसॉल्व होने के बाद नजर आएंगे? ऑब्वियसली नहीं नजर आएंगे। तो इसका मतलब कहाँ गए? वो डिसॉल्व हो गए, मतलब घुल गए, ठीक है। सो अब वो एक ऐसा मिक्सचर है जिसमें वाटर है और शुगर है। अब क्योंकि आप शुगर और वाटर को उसमें आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि कहाँ पे शुगर है कहाँ पे वाटर है, इसीलिए उसको क्या बोलेंगे? होमो मतलब एक जैसा, जीनस मतलब नेचर, जिसका पूरे का पूरा ऊपर से नीचे तक एक जैसा, वाटर जैसा ही दिखेगा, आपको शुगर अलग से नहीं है दिखाई देगा। आपने उसमें अगर सोडियम क्लोराइड नमक घोल दिया पानी में तो भी ऐसे ही होगा,
ऐसे ही अगर आपने दूध के अंदर पानी डाल दिया तो आप दूध कहाँ है, मिल्क कहाँ है और वाटर कहाँ है आप नहीं देख सकते हो। तो इस तरीके के जो हमें मिक्सचर मिलते हैं इन्हें हम बोलते हैं होमोजीनियस। और इसमें याद रखना कोई भी सॉल्यूशन बनाने में हमें कम से कम 2 सब्सटेंस चाहिए होते हैं। उसमें से एक सब्सटेंस को हम सॉल्यूट कहते हैं और दूसरे को सॉल्वेंट कहते हैं। सॉल्यूट वो होता है जो जनरली कम मात्रा में होता है या सॉलिड फॉर्म में भी हो सकता है, लिक्विड में भी होता है, गैस में भी होता है, बट ज़्यादातर केसेस पे हम सॉलिड की बात करेंगे। जैसे हमने यहाँ पे शुगर या सॉल्ट लिया तो वो सॉलिड फॉर्म में था, और जिसमें हमने उसे डिसॉल्व किया उसे क्या कहते हैं, सॉल्वेंट कहते हैं। तो आप कह सकते हो ए सॉल्यूशन इज ए होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। 2 सब्सटेंसेस का मतलब क्या हो गया, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो ये एक डेफिनेशन होगी। और होमोजीनियस का मतलब याद रखना, जितने भी जहां पे भी हम नाम लिखेंगे सॉल्यूशन, वो उसका नेचर कैसा होगा, होमोजीनियस होगा। कैसा नेचर होगा, होमोजीनियस होगा। सो वी कैन ऑल्सो हैव सॉलिड सॉल्यूशंस हो सकते हैं, जैसे एलॉयज, 2 मेटल्स को मिला के, जैसे कॉपर के साथ गोल्ड मिला के एलॉयज बनते हैं। ठीक है, एलॉय व्हील्स आपने कारों के सुने होंगे, वो भी 2 से ज़्यादा डिफरेंट मेटल्स के कॉम्बिनेशन को पिघलाया जाता है, मिलाया जाता है थोरोली, और जब वो एक जैसा दिखने लगता है तो उसे ठंडा किया जाता है, तो इसको हम बोलते हैं एलॉयज। ऑलराइट, गैसियस सॉल्यूशन होते हैं। गैसियस सॉल्यूशन की एग्जांपल एयर है आपके पास। एयर के अंदर आपको पता है कि कितने डिफरेंट सब्सटेंसेस है। एयर के अंदर ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, डस्ट पार्टिकल है, वाटर वेपर से, लेकिन आपको एयर में ये सारी चीज़ें नज़र तो आती नहीं, तो वो एक जैसी ही दिखती है ना, दैट्स वाई। दिखती भी क्या है, वो दिखती नहीं है, और वो सारी चीज़ें उसमें हैं, दैट्स वाई हम ये कह सकते हैं कि वो भी क्या हुआ, होमोजीनियस है। इन ए सॉल्यूशन देयर इज होमोजेनिटी एट द पार्टिकल लेवल। एक सॉल्यूशन के अंदर पार्टिकल के अंदर जो है वो एक होमोजेनिटी होती है। फॉर एग्जांपल लैमनेड, लैमनेड क्या होता है, नींबू पानी होता है। टेस्ट द सेम थ्रू आउट। आपको अगर लैमनेड बना के नींबू पानी बना के दे दें तो पानी कहाँ है और नींबू का रस कहाँ है आप उसे डिटेक्ट नहीं कर सकते, बिकॉज जो एक जैसा ही है हर जगह पे, उसका टेस्ट भी सेम है। तो ये एक एग्जांपल होगी कि उसमें होमोजेनिटी है, एक जैसा। होमो का मतलब सेम थ्रू आउट। दिस शोज दैट पार्टिकल ऑफ शुगर और सॉल्ट आर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन इस सोल्यूशन। इसका मतलब है कि जो भी हमने शुगर या सॉल्ट को वाटर में डिसॉल्व किया, वो जब सॉल्यूशन बना तो पार्टिकल इतने अच्छे से उसमें मिक्स हो गए कि ये नहीं पता लग पा रहा है कि कहाँ पे शुगर पार्टिकल है और कहाँ पे वाटर के पार्टिकल है। इसका मतलब है इसमें भी एक क्राइटेरिया यूज होता है। वाटर के जो पार्टिकल्स हैं वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में होते हैं H2O, उसमें इंटर पार्टिकल स्पेस होता है, जगह होती है बीच में, खाली स्पेस होता है। और जब वो खाली स्पेस होता है तो शुगर के पार्टिकल या सॉल्ट के पार्टिकल जब हम पानी में डिसॉल्व करते हैं, वो पार्टिकल बहुत छोटे होते हैं डिसॉल्व होने के बाद, और वो उन खाली जगहों पे अपनी जगह बना लेते हैं। इसका मतलब हुआ कि अगर आप, ठीक है, लगातार शुगर डालते जाओ एक ग्लास ऑफ वाटर के अंदर, डालते जाओ घोलते जाओ, डालते जाओ घोलते जाओ, तो एक टाइम आएगा जब आप शुगर ऐड करोगे लेकिन वो डिसॉल्व नहीं होगी, वो ऐसे की ऐसे, आप कितने भी घोल दो घुलेगी नहीं। इसका मतलब ये हो गया कि जितने भी खाली जगह थी वाटर के मॉलिक्यूल्स के अंदर, वो सारी शुगर पार्टिकल ने भर दी है और अब वहाँ पे कोई स्पेस नहीं बचा, तो और शुगर डालने के बाद वो उसमें नहीं समा रही है, वो उसमें डिसॉल्व नहीं हो पा रही है। ऐसे सॉल्यूशन को हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, अ सॉल्यूशन विच हैज नो मोर एबिलिटी टू डिसॉल्व अ सॉल्यूट इनटू इट एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर इज कॉल्ड सैचुरेटेड। आएगा आगे डिटेल में बताऊंगा। अब अगला पॉइंट जो हमारे पास आता है, अ सॉल्यूशन हैज ए सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट एज इट्स कंपोनेंट। तो मैंने आपको बताया कि किसी भी सॉल्यूशन के अंदर 2 कंपोनेंट होते हैं, ठीक है, एक सॉल्यूट होता है और एक सॉल्वेंट होता है। सॉल्वेंट जो है वो लिक्विड फॉर्म में होता है मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर, तो इसलिए हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, घोलक। ठीक है, और सॉल्यूट क्या होता है, जो उसमें घुलेगा। ठीक है, तो घुलनशील सब्सटेंस। और इन दोनों के मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन। हिंदी में इसे क्या बोलते हैं, घोल बोलते हैं। गॉट इट। तो एक सॉल्यूशन के अंदर 2 कंपोनेंट होते हैं, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, और सॉल्यूट जो है वो सॉल्वेंट के अंदर थोरोली मिक्स होता है। नेक्स्ट पॉइंट पे अपनी जो है वो नजर डालिए, द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन दैट डिसॉल्व द अदर कंपोनेंट इन इट। यानी कि कंपोनेंट, सॉल्यूशन के वो कंपोनेंट, ठीक है, या वो पार्ट जो दूसरे पार्ट को यानी कि सॉल्यूट को अपने अंदर डिसॉल्व करता है, यूजुअली हम उसको क्या बोलते हैं, वी कॉल्ड इट सॉल्वेंट। और इसकी मात्रा भी ज्यादा है। जैसे आपने अगर 1 चम्मच शुगर को 1 ग्लास वाटर में डिसॉल्व करना है तो पानी की मात्रा ज्यादा है और शुगर की कम है, तो सॉल्यूट जनरली कम मात्रा में होता है और सॉल्वेंट ज्यादा मात्रा में होता है। नेक्स्ट लाइन पे आइए, द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन दैट इज डिसॉल्व इन अ सॉल्वेंट। यानी कि जो कंपोनेंट होते हैं सॉल्यूशन के, जो डिसॉल्व होते हैं सॉल्वेंट के अंदर, उनको वो लेसर क्वांटिटी में होते हैं, दैट व्हाट वी कॉल सॉल्यूट। तो इस सॉल्वेंट और सॉल्यूट की डेफिनेशन भी आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है, तो आपको क्लियर रखना चाहिए, द पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन दैट डिसॉल्व इन अ सॉल्वेंट is called solute and the part of the solution that dissolve a solute into it is called solvent.
एग्जाम्पल के लिए अ सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन इन एल्कोहल, एल्कोहल वाइन शराब ये सारे वर्ड उसकी जगह पे यूज हो सकते हैं, उसको कहते हैं। उसमें अगर आयोडीन जो कि केमिकल रिएजेंट कह सकते हो, तो अगर आयोडीन को हम अल्कोहल में डिसॉल्व कर ले तो उससे एक सॉल्यूशन बनता है, उसको बोलते हैं हम टिंचर ऑफ आयोडीन, टिंचर TINCTUR, टिंचर ऑफ आयोडीन उसे कहा जाता है। और ये जो टिंचर ऑफ आयोडीन होता है, ठीक है, इसका इस्तेमाल ये जनरली वॉयलेट ब्लू कलर का होता है, और जब बर्न हो जाता है, जल अगर आप कभी जले और आप डॉक्टर के पास गए हो तो एक ब्लू से कलर का सॉल्यूशन वो आपको देता है जो उस पर अप्लाई करना होता है, तो ये एक तरीके का एंटीसेप्टिक होता है, ठीक है। सो इसमें आयोडीन जो है वो सॉलिड होता है, सॉलिड फॉर्म में डाला जाता है, और जो अल्कोहल है वो लिक्विड होता है, यानी कि वो सॉल्वेंट का काम करता है। और इन दोनों से मिलके जो एक होमोजीनियस नेचर का हमें कॉम्बिनेशन मिलता है उसको हम क्या कहते हैं, दैट वी कॉल्ड सॉल्यूशन। सो आई थिंक मेरी सारी बातें आप समझ पा रहे होंगे कि मैं जो आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि क्या क्या चीजें हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अब सॉल्यूशन क्या होता है हमने समझ लिया, सॉल्यूशन के अंदर क्या क्या चीजें होती है। सॉल्यूशन के अंदर मैंने आपको बताया दो पार्ट होते हैं, एक सॉल्यूट होता है, एक सॉल्वेंट होता है। नाम उनके अलग अलग हो सकते हैं लेकिन कॉमन नेम सॉल्यूट और सॉल्वेंट है। जैसे अगर मैंने कहा कि हमारे पास एक सॉल्यूशन है सॉल्ट का और वाटर का, तो सॉल्यूट उसमें क्या हुआ, सॉल्ट, और सॉल्वेंट क्या हुआ आपके पास, वाटर। एक अगर मैंने कहा कि एक एग्जांपल हमारे पास है शुगर सॉल्यूशन का, तो शुगर क्या है, सॉल्यूट पार्ट है, और वाटर क्या है, सॉल्वेंट पार्ट है। तो इस तरीके से हम इसे समझ सकते हैं। और होमोजीनियस का मीनिंग मैंने आपको बताया, होमो का मतलब होता है सेम, और जीनियस का मतलब है नेचर, जिसका नेचर एक जैसा हो। तो मतलब एक ऐसा मिक्सचर जिसके अंदर सॉल्यूट और सॉल्वेंट को आइडेंटिफाई करना, देख पाना, ढूंढ पाना मुश्किल है, उसे हम क्या कहते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं, या सिंपल टर्म में उसे सॉल्यूशन कहते हैं जनरली। तो प्रॉपर्टी बता रहा हूं सॉल्यूशन की, एग्जाम में क्वेश्चन आता है व्हाट आर सॉल्यूशन एंड राइट एनी 2 या 3 प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी आप अपनी स्क्रीन पे देखिए, और सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। एक सॉल्यूशन एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है। अब होमोजीनियस रिपीटेडली मैं बार बार बता रहा हूं ताकि आपके दिमाग में वो अपनी जगह बना ले, आप उसको मेमोराइज कर लो, आपको याद रह जाए। तो होमो का मतलब सेम, जीनस का मतलब नेचर। तो जिसका नेचर एक जो सॉल्यूशन होता है वो होमोजीनियस नेचर का होता है। होमोजीनियस का मतलब होता है एक जैसे पार्टिकल्स जो है वो आपको देखेंगे, भले ही वो 2 डिफरेंट चीज़ों से बना है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट से, लेकिन आप ये नहीं देख सकते कि सॉल्यूट का है सॉल्वेंट का है। दैट्स वाई उसका नेचर। अब पहला पॉइंट ये आता है कि पहली प्रॉपर्टी है नेचर कैसा होता है, होमोजीनियस होता है। दूसरी प्रॉपर्टी, पार्टिकल्स ऑफ ए सॉल्यूशन आर स्मॉलर देन 1 नैनोमीटर। जो पार्टिकल्स होते हैं सॉल्यूशन के वो 1 नैनोमीटर से छोटे होते हैं, और वो इतने छोटे होते हैं कि उनको आइडेंटिफाई करना या उनको फिल्टर करना, ठीक है, संभव नहीं है। ठीक है, अब आपको या अगर आपको अब क्वेश्चन आ सकता है सर ये नैनोमीटर क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं 10⁻⁹ मीटर। यानी कि अगर मैं 1 के नीचे, ठीक है, 1 अपॉन में उसके आगे क्या लिखूं, 1 और फिर 9 जीरो लगा दूं, दैट इज 1 10 100 1000 10,000 लाख। ठीक है, यानी कि 1 लाख, 1 मीटर का 1 लाखवां हिस्सा 1 नैनोमीटर कहलाएगा। बात समझ में आ रही है आपको? तो 1 नैनोमीटर इज 10⁻⁹ मीटर होता है। ये सारे क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान दीजिएगा। इन डायामीटर, डायामीटर का मतलब अगर इसको हम स्फेरिकल या सर्कुलर मान के चले तो दिस इज हाउ यू कैन अंडरस्टैंड। सो दे कैन नॉट बी सीन बाय नेकेड आई, इसलिए उनको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते। उनको हम नेकेड मतलब खुली आंखों से नहीं देख सकते, हमें कुछ ना कुछ माइक्रोस्कोप जैसी चीजें देखनी चाहिए पड़ेगी, तब वो भी हाई रेजोल्यूशन का माइक्रोस्कोप, तभी आप इन नैनोमीटर के पार्टिकल्स को स्टडी कर सकते हो या समझ सकते हो या देख सकते हो या पहचान सकते हो, अदरवाइज दैट विल बी डिफिकल्ट। अगले पॉइंट पे नजर डालते हैं। Because of every small particle size, they do not scatter a beam of light passing through the solution. अब क्योंकि very small particle, इतना छोटा 1 नैनोमीटर से छोटा साइज है, तो इतने छोटे साइज जो पार्टिकल का होता है उस पर अगर हम लाइट डालते हैं तो वो लाइट को स्कैटर यानी कि वापस रिफ्लेक्ट नहीं कर सकता। स्कैटरिंग का मतलब है उसको रिफ्लेक्ट नहीं कर सकता, बिकॉज पार्टिकल का साइज बहुत छोटा है, लाइट उस पर टकराएगी लेकिन वो रिफ्लेक्ट नहीं होगी बिकॉज वो बहुत क्लोजली पास हो रही है। ऑलराइट, तो बीम ऑफ लाइट अगर इन पार्टिकल्स पे पड़ती है तो रिफ्लेक्ट नहीं होगी, एंड सो द पाथ ऑफ द लाइट इज नॉट विजिबल। तो अगर आप एक कांच का ग्लास लो, उसके अंदर पानी डालो और उसके अंदर आप शुगर घोल दो और उसमें से लाइट एक लेजर
लाइट लो और उसको पास करो तो आप देखोगे कि पानी जहां पे ग्लास के अंदर वाटर है उसके अंदर से आपको लाइट नजर नहीं आएगी। और इसका मतलब है वो नजर क्यों नहीं आ रही, क्योंकि लाइट हमें नजर तभी आती है जब वो कोई चीज रिफ्लेक्ट करता है। आपको दीवार नजर आ रही है बिकॉज लाइट पड़ के वो रिफ्लेक्ट हो रही है, अंधेरे में आपको दीवार नजर नहीं आती। यही चीज है कि वो पार्टिकल का साइज इतना छोटा है कि उस पर लाइट टकराने के बाद रिफ्लेक्ट नहीं हो पाती है, वो पास थ्रू कर जाती है। दैट्स वाई हम ये कह सकते हैं कि सॉल्यूशन जो है दे डू नॉट स्कैटर द बीम ऑफ लाइट। ये आपकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी हो गई है। तीसरी प्रॉपर्टी, द सॉल्यूट पार्टिकल कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स है उनको अगर हम एक फिल्टर पेपर ले लें, बहुत फाइन सा फिल्टर पेपर, कपड़ा ले लें, कुछ भी फिल्टर करें उसको हम फिल्टर करें सॉल्यूशन को, तो ऐसा नहीं है कि शुगर के पार्टिकल अलग हो जाएंगे, वाटर अलग हो, उसको फिल्ट्रेशन यानी कि सॉल्यूशन को हम फिल्टर नहीं कर सकते बिकॉज उनका पार्टिकल का साइज उन फिल्टर पेपर के पोर में से पास हो जाता है, वो रुकता नहीं है। सो ये अगला पॉइंट हो गया। द सॉल्यूट पार्टिकल डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब, दैट इज अ सॉल्यूशन इज स्टेबल। इसका मतलब है कि जो सॉल्यूट का पार्टिकल है इट डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब, दैट इज अ सॉल्यूशन इज स्टेबल। सॉल्यूशन हमेशा स्टेबल होते हैं। क्यों होते हैं कि अगर आप सॉल्यूशन यानी कि हमने शुगर घोल दी वाटर के अंदर और उस ग्लास को हमने एज इट इज रख दिया, तो चाहे आप 10 घंटे तक उसको एज इट इज छोड़ दो, ऐसा नहीं है कि आप मान लो 4 घंटे के बाद आए, आपने देखा कि शुगर इकट्ठी होकर नीचे बॉटम में चली गई है। नहीं, वो पार्टिकल वाटर के साथ एज इट इज मिक्स रहेंगे, उसको आइडेंटिफाई करना संभव नहीं होगा। तो अब ये कुछ प्रॉपर्टी मैंने आपको लगभग जो 4 प्रॉपर्टी बताई सॉल्यूशन की, अब मैं इनको ब्रीफ करता हूं शॉर्ट में, आपको कैसे याद रखना है। पहली प्रॉपर्टी, ठीक है, सॉल्यूशन इज होमोजीनियस बाय नेचर, इसको शॉर्ट कर दिया मैंने। दूसरे पॉइंट पे आई, पार्टिकल साइज इज लेस देन 1 नैनोमीटर, ये दूसरा पॉइंट बन गया। छोटा बता रहा हूं, पहले मैंने एक्सप्लेन किया प्रॉपर्ली, अब इनको छोटे करके याद कैसे रखना आपको। नेक्स्ट, ठीक है, पार्टिकल साइज बहुत छोटा होता है, दैट्स वाई अगला पॉइंट क्या बन सकता है, ठीक है, सॉल्यूशन डज नॉट स्कैटर बीम ऑफ लाइट, यानी कि देयर इज नो स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द सॉल्यूशन। ऑलराइट, और चौथा पॉइंट आपका क्या बन सकता है, फोर्थ पॉइंट बनेगा, ठीक है, सॉल्यूशन कैन नॉट बी फिल्टर्ड, सॉल्यूशन को फिल्टर नहीं किया जा सकता। तो समझने के लिए हमने पूरा डिटेल समझा और जब हम उसको ब्रीफ करेंगे तो मेन पॉइंट्स को चुनेंगे। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास जो आ रहा है वो नीचे, वो है कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन। अब ध्यान से समझना बेटा, कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है। कॉन्सेंट्रेशन का मतलब होता है गाढ़ापन, संघनता, कि कोई चीज कितनी, मान लो मैंने अगर एक ग्लास वाटर के अंदर 1 स्पून शुगर डाला तो वो कम मीठा होगा, अगर मैंने एक और डाला तो और गाढ़ा हो जाएगा, एक और डाला तो और गाढ़ा और मीठा हो जाएगा। तो जितना ज्यादा हम सॉल्यूट डाल रहे हैं सॉल्वेंट के अंदर, उसके अंदर सॉल्यूट की मात्रा उतनी बढ़ती जा रही है और इस वजह से वो जो सॉल्यूशन है हमारा वो क्या होता जा रहा है, गाढ़ा होता जा रहा है। उसी गाढ़ेपन को हम बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन, यानी कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन को हम उसका कंसेंट्रेशन लेवल डिसाइड करते हैं। इसके न्यूमेरिकल्स भी हमें कुछ करने पड़ेंगे। तो अब लिखा क्या है, एट एनी पर्टिकुलर टेम्परेचर, पर्टिकुलर टेम्परेचर मान लो, जैसे मान लो अभी कमरे में आप बैठे हो तो इस टाइम पे आपके रूम का क्या टेम्परेचर है, तो वो आपका उस टाइम का टेम्परेचर पर्टिकुलर टेम्परेचर माना जाएगा। अ सॉल्यूशन दैट हैज डिसॉल्व एज मच सॉल्यूट एज इट इज कैपेबल ऑफ डिसॉल्विंग इज सेड टू बी अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। मैंने आपसे थोड़ी देर पहले बताया था सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है। मतलब इसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ, समझाता हूँ। जैसे एक ग्लास ऑफ वाटर था हमारे पास, उसमें हमने 1 शुगर स्पून डाला, डिसॉल्व किया, फिर दूसरा डाला, डिसॉल्व किया, तीसरा डाला, ऐसे करके सपोज करो आपके 9 स्पून डिसॉल्व हो गए। आपने एक 10th स्पून लिया और वो भी डाला और डिसॉल्व करने की कोशिश, तो आपको पता लग रहा है कि वो डिसॉल्व भी नहीं हो रहा, शुगर एज इट इज रह रही है नीचे, वो डिसॉल्व क्यों नहीं हो रही है, क्या हो गया ऐसा। अब यहाँ पे वही क्वेश्चन आ जाता है कि वाटर जो था उसके बीच में खाली जगह थी और शुगर के पार्टिकल बहुत छोटे छोटे थे। ठीक है, अब वो पार्टिकल बहुत छोटे छोटे थे तो खाली जगह जो थी वाटर मॉलिक्यूल्स के अंदर, उसके अंदर वो अपने आप को एडजस्ट कर रहे थे। अब 9 स्पून शुगर के डालने के बाद वो इतने ज़्यादा भर गए हैं वाटर मॉलिक्यूल्स के अंदर कि अब वाटर के अंदर जगह ही नहीं बची शुगर को और एडजस्ट करने के लिए, डिसॉल्व करने के लिए। तो इस वजह से अब आप शुगर डाल रहे हो, डिसॉल्व नहीं हो रही है। इस टाइप के सॉल्यूशन को अब अगर आप ये चेक करो कि उस टाइम पे कितना टेम्परेचर है, ठीक है, 25 डिग्री 30 डिग्री जो भी है, ऑलराइट, और आप शुगर डाल रहे हो, डिसॉल्व नहीं हो रही है, तो ऐसा सॉल्यूशन है वो सॉल्यूशन आपका जिसमें सिर्फ 9 स्पून जो है वो शुगर के डिसॉल्व हो गए थे, 10वां नहीं हो रहा था। अब उस सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या कहलाएगा वो, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो व्हाट इज ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन, आप कह सकते हो अ सॉल्यूशन इन विच देयर इज नो मोर पॉसिबिलिटी टू डिसॉल्व solute into it at a particular temperature is called saturated solution.
अगली लाइन पे आ जाइए, अपनी स्क्रीन पे देखिए, व्हेन नो मोर सॉल्यूट कैन डिसॉल्व इन ए सॉल्यूशन एट ए गिवन टेम्परेचर इट इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। वही बात आ गई ना कि जब और सॉल्यूट हम डालें और वो डिसॉल्व ना हो, तो इसका मतलब है अब हमारा जो सॉल्यूशन है वो किस फॉर्म में है, सैचुरेटेड में है, क्योंकि उसके अंदर और जगह नहीं बची है किस चीज के लिए, सॉल्यूट को डिसॉल्व होने के लिए। द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी। देखो आपको इस वाले पैराग्राफ में बहुत सारी इंपॉर्टेंट टर्म्स मिल रही है, जैसे नैनोमीटर क्या होता है, होमोजीनियस क्या होता है इसमें, ठीक है। इसके अलावा जो है फिल्ट्रेशन किस चीज को कहते हैं, ऑलराइट, और स्कैटरिंग का मतलब क्या होता है। यहाँ पे सैचुरेटेड सॉल्यूशन एक नई टर्म आपको देखने को मिल रही है। अब उसके बाद आपको एक और चीज मिली अभी जो मैंने आपको बताई, सॉल्युबिलिटी। तो ये भी आपके एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइज में क्वेश्चन है कि डिफाइन द टर्म सॉल्युबिलिटी। तो आप बोलेंगे द अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट प्रेजेंट इन ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट दैट पर्टिकुलर या दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी। कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे कोई सॉल्यूट, कितना अमाउंट किसी सॉल्यूट का जो है डिसॉल्व हो सकता है, वो उसकी सॉल्युबिलिटी कहलाएगा, ठीक है। दैट इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी। तो ये एक प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी ऑफ द सॉल्वेंट, दैट हाउ मच सॉल्यूट इट कैन डिसॉल्व इनटू इट इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी। अगली टर्म लास्ट लाइन, सेकंड लास्ट लाइन में आ जाते हैं, ठीक है। इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें हमें लिखा हुआ है दैट इफ द अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट contained in a solution is less than the saturated level, it is called unsaturated solution। तो ये कह रहे हैं कि जो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कंटेन इन ए सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन के अंदर जो सॉल्यूट, जो शुगर हमने डाल रखी है, इज लेस देन द सैचुरेशन लेवल, अगर वो सैचुरेशन लेवल से कम है तब वो क्या होगा, अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड का मतलब है और चीनी डिसॉल्व कर सकते हैं, सैचुरेटेड का मतलब है और शुगर डालोगे तो नहीं डिसॉल्व। तो शुगर और वाटर का तो मैंने एग्जांपल लिया, आप वहां पे सॉल्ट भी ले सकते हो, आप कुछ और भी ले सकते हो। तो दो चीजें होती है, एक सॉल्यूट होता है, एक सॉल्वेंट होता है। तो अगर आप नहीं डिसॉल्व कर सकते एक सॉल्वेंट के अंदर और सॉल्यूट, तो वो हो गया आपका सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट दैट टेम्परेचर। और अगर उसके अंदर और क्षमता है डिसॉल्व होने की, तो उसे बोलेंगे अनसैचुरेटेड, ठीक है। अब अगली जो लास्ट आपको हाइलाइटेड जो टर्म मिल रही है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। द कंसेंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन इज द अमाउंट, अब दिस इज व्हाट द कंसेंट्रेशन, क्वेश्चन है हमारे पास, हेडिंग हमारी थी कंसेंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन, और ये एग्जाम में एज इट इज क्वेश्चन पूछा जाता है, डिफाइन या स्टेट द टर्म कंसेंट्रेशन क्या होती है। तो आप लिखोगे द कंसेंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन ए गिवन अमाउंट। गिवन अमाउंट मतलब वो मास हो सकता है या वॉल्यूम हो सकता है, ठीक है, किसी भी चीज का, ऑफ सॉल्यूशन, और द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन ए गिवन मास और वॉल्यूम ऑफ ए सॉल्वेंट इज कॉल्ड कंसेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। कि कंसेंट्रेशन का मतलब है गाढ़ापन, की एक सॉल्यूट के अंदर, सॉल्वेंट के अंदर कितने अमाउंट में सॉल्यूट डिसॉल्व है। जैसे एग्जांपल के लिए 1 लीटर पानी के अंदर हम कितनी शुगर डिसॉल्व कर सकते हैं, तो वो जितनी भी शुगर डिसॉल्व हो सकती है, अगर मान लो 1 लीटर पानी के अंदर जो है वो आधा किलो शुगर डिसॉल्व हो सकती है, तो कंसेंट्रेशन कितना हो जाएगा, 500 ग्राम्स हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू कैन अंडरस्टैंड दिस कंसेंट्रेशन। तो काफी टर्मिनोलॉजी आपको यहां देखने को मिल रही है, और ये सारी चीजें आपको क्लियर भी रखनी पड़ेगी, तब जाके बात बनने वाली है आपकी, ठीक है। अब आगे आ जाते हैं, हमारे पास देखिए कंसेंट्रेशन का एक मैथमेटिकल फॉर्मूला भी हमारा बन जाता है। कंसेंट्रेशन इज इक्वल टू होता है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। अगर आपको कंसेंट्रेशन निकालने के लिए कहा जाए, एक एग्जांपल हम इसमें अब करेंगे जिसमें आपको ये देखना होगा और सीखोगे आप कि कंसेंट्रेशन इज इक्वल टू होता है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन लगाओ, यानी कि नीचे लाइन लगाओ और नीचे डिनोमिनेटर में लिखो अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। तो कितना सॉल्यूट अपॉन में जो सॉल्यूशन का टोटल अमाउंट है वो उसको डिवाइड कर दीजिए, तो आपको क्या मिल जाएगी, कंसेंट्रेशन मिल जाएगी। सो एज अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन इज ऑलमोस्ट इक्वल टू द अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। जैसा कि हमने मोस्ट ऑफ द केसेस में पढ़ा है कि जो अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन होता है वो जनरली जो है सॉल्वेंट को ही कहते हैं, तो अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट को इंडिकेट करता है। तो कंसेंट्रेशन निकालने का हमारा जो फॉर्मूला बन गया, मैथमेटिकल फॉर्मूला बन गया, वो हो गया, आप न्यूमरेटर में लिखोगे अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, अपॉन लगाओगे, डिवाइड का साइन लगाओगे, और नीचे क्या लिखोगे, अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, और उसके बाद आप उसे डिवाइड करोगे तो भी हम कंसेंट्रेशन निकाल सकते हैं। तो देयर आर वेरियस वेज of expressing the concentration of a solution, but you know here we will learn only two method। यहाँ पे हम सिर्फ 2 मेथड की बात करेंगे, एक है मास बाय मास परसेंट ऑफ ए सॉल्यूशन, और दूसरा जो मैं आपको बताऊंगा वो होगा मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ ए सॉल्यूशन, और इन दोनों पे न्यूमेरिकल्स आते हैं। मास परसेंटेज निकालने के लिए आपको फॉर्मूला बनेगा मास परसेंट का साइन इज इक्वल टू मास ऑफ द ऊपर सॉल्यूट और अपॉन में मास ऑफ द सॉल्यूशन। इसे कॉपी पे लिख के 2 से 3 बार अच्छे से मेमोराइज करेंगे तो ये न्यूमेरिकल 2-2, 3-3 नंबर के कवर हो जाएंगे, आपको प्रॉब्लम नहीं आनी है बिल्कुल भी।
दूसरा जो फॉर्मूला हमारे पास है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज निकालने के लिए, तो मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज निकालने के लिए हमारा जो फॉर्मूला बनता है वो ये बनता है, आप देखिए, ठीक है, मास अपॉन में वॉल्यूम परसेंटेज इक्वल होगा मास ऑफ द सॉल्यूट, जो भी सॉल्यूट का मास है 10 ग्राम 5 ग्राम 100 ग्राम जो भी, अपॉन में जो भी सॉल्यूशन है उसका टोटल नेट मास, तो डिवाइड करेंगे तो मास परसेंट ऑफ वॉल्यूम निकल जाएगा। और अगर आप मास ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ द सॉल्यूशन लेंगे तो मास परसेंट ऑफ मास, यानी कि मास बाय मास, मास से मास की परसेंटेज निकाली जा सकती है। मास अपॉन में वॉल्यूम, वॉल्यूम होता है जहां पे कोई चीज क्वांटिटी लीटर में दी होती है, जिसमें जनरली हम इन चीजों में हम बात करेंगे तो ठीक है, ये गैसेज और लिक्विड के लिए आते हैं। अब एनसीईआरटी की एक प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करते हैं। एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, अ सॉल्यूशन कंटेन 40 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट इन 320 ग्राम ऑफ वाटर। एक सॉल्यूशन है उसमें 40 ग्राम कॉमन सॉल्ट के अंदर, ठीक है, 40 ग्राम हमने कॉमन सॉल्ट यानी कि खाने का नमक लिया और उसको 320 ग्राम पानी के अंदर डिसॉल्व कर दिया। ये है क्वेश्चन का मीनिंग। फिल अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, कैलकुलेट द कंसेंट्रेशन। अब हमें कंसेंट्रेशन निकालना है और कंसेंट्रेशन अभी हमने पढ़ा, कंसेंट्रेशन हमने दो तरीके से पढ़ा परसेंटेज निकालने वाला। तो कैलकुलेट द कंसेंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मास बाय मास, तो हमें पहला फॉर्मूला लगाना है। मास बाय मास में क्या था, मास ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ द सॉल्यूशन, और कैलकुलेट कर दीजिए, दोनों आपके पास है। तो मास परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, फॉर्मूला है मास बाय मास परसेंट इज इक्वल टू होता है मास ऑफ द सॉल्यूट अपॉन में मास ऑफ द सॉल्यूशन, ये था फॉर्मूला। अब मास ऑफ द सॉल्यूट आपको कितना दिया हुआ है, 40 ग्राम लिख दिया, अपॉन में मास ऑफ द सॉल्यूशन की जगह पे हम क्या लिखेंगे, 320 ग्राम प्लस में 40, क्योंकि हमें दोनों को ऐड करना है। सॉल्यूशन में तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट एक साथ आ रहे हैं ना, तो मास ऑफ द सॉल्यूशन जो है वो होगा मास ऑफ द सॉल्वेंट प्लस में मास ऑफ द सॉल्यूट। तो 40 प्लस में 320, अब ये बन जाएगा आपके पास, ऊपर का न्यूमरेटर 40 ही है आपके पास, और उसके बाद आप देखिए ये आ जाएगा आपके पास कितना, ठीक है, दिस विल बी, ये देखिए 4 से हम डिवाइड कर रहे हैं, ये 360 हो जाता है नीचे, तो ये 0 से 0 कट गई बेटा, 4 1 जा एंड 4 9 जा, तो 1/9। अब क्योंकि परसेंटेज निकालनी है और परसेंटेज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1/9 को जब आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, तो आपको क्या मिल जाएगा, ठीक है, फॉर्मूला ये देखो, ये पीछे वाली चीज में भी इन्होंने बताया कि मास ऑफ द सॉल्यूट अपॉन में मास ऑफ द सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100, तो उससे परसेंटेज कैलकुलेट हो सकती है हमारी। तो दिस इज हाउ यू कैन कैलकुलेट द परसेंटेज, मास परसेंट या वॉल्यूम परसेंट, ऐसे ही निकलेगा। बहुत सिंपल टेक्निकल है, बहुत कुछ अलग से नहीं है, एंड इट्स सो सिंपल टू डू दैट। अब इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं। हमारा अगला टॉपिक है कि व्हाट इज अ सस्पेंशन, और ये सस्पेंशन वाला टॉपिक मैं नेक्स्ट उसमें कराऊंगा। आज के लिए ठीक है, हम इसको यहीं पे स्टॉप करते हैं। आपको ये मेरी वीडियोस कैसी लग रही है, कितना आपको अंडरस्टैंडिंग हो रही है, आप उसको सीख पा रहे हो, मेरी बातें समझ पा रहे हो, उसका फीडबैक आप मुझे कैसे दे सकते हो। आप मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये सभी लोगों तक पहुंच सके, और इस तरीके से सभी स्टूडेंट्स का जो भी पढ़ना चाहते हैं, जो केमिस्ट्री को जिनको थोड़ी सी दिक्कत आती है, वो बड़े आराम से इसे सीख सकते हैं, क्योंकि ये बहुत सिंपल फॉर्म में मैंने नोट्स फॉर्मेट तैयार किए हैं, एंड यू जस्ट सिंपली कैन यूज देम एट एनी टाइम एनीवेयर, राइट। तो अब अगला वीडियो हम जो है वो व्हाट इज सस्पेंशन से शुरू करेंगे, यानी कि सस्पेंशन की प्रॉपर्टीज और इससे रिलेटेड और जो क्वेरीज है, जो प्रॉपर्टीज है, इसके न्यूमेरिकल्स बनते होंगे, वो मैं डिस्कस करूंगा। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है, और अपना एंजॉय करते रहिए, सीखते रहिए, और सीखिए कैसे, समझ के सीखिए, बोर होने की ज़रूरत नहीं है। एंजॉय करो चीज़ों को, अपने दिमाग को सोचने के लिए, ठीक है, मजबूर करो कि वो सोचे। जब सोचेगा तो वो क्या करेगा, सवाल करेगा तो वो आंसर ढूंढेगा, और वही नॉलेज है। ओके, सो अपना ध्यान रखें एंड टेक केयर ऑफ एवरीथिंग अराउंड यू ऑल्सो।